भारत में प्रोफेशनल वानिकी की कहानी एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। ये कहानी जुड़ी है उपनिवेशवाद, संरक्षण और अनगिनत लोगों की जिंदगी से। ये कहानी ब्रिटिश राज के जमाने की है, जब हमारा भारत, जो संसाधनों से भरपूर था, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाओं और उनके इकोलॉजिकल इंटरवेंशंस का केंद्र बन गया था। इस कहानी के केंद्र में है डीट्रिच ब्रैंडिस, एक जर्मन वनस्पति शास्त्री जिन्हें आगे चलकर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री का जनक कहा गया। 1855 में उनका भारत आना जंगलों को देखने और उनके प्रबंधन के तरीके में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उनके आने से वैज्ञानिक वानिकी का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसके दूरगामी परिणाम हुए। ये निबंध भारत में प्रोफेशनल वानिकी के उदय के पीछे के ऐतिहासिक संदर्भ को उजागर करता है, उन कारणों, नीतियों और प्रभावों की पड़ताल करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण अवधि को आकार दिया। ये ब्रैंडिस जैसे प्रमुख व्यक्तियों की भूमिका, भारतीय वन सेवा जैसे संस्थानों की स्थापना और 1867 के भारतीय वन अधिनियम जैसे ऐतिहासिक कानून के अधिनियमन की जांच करता है। इसके अलावा यह औपनिवेशिक हितों, संरक्षण प्रयासों और स्थानीय समुदायों के जीवन के बीच जटिल संबंधों पर प्रकाश डालता है, जो अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर थे। इस एक्सप्लोरेशन के माध्यम से हम भारत में प्रोफेशनल वानिकी की स्थायी विरासत, इसकी जीत, इसकी चुनौतियों और 21वीं सदी में इसकी निरंतर प्रासंगिकता की गहरी समझ हासिल करते हैं। डीट्रिच ब्रैंडिस का भारत आना ब्रिटिश सरकार द्वारा जंगलों के महत्व के प्रति बढ़ती जागरूकता के साथ हुआ। भारत के विशाल लकड़ी संसाधनों को जहाज निर्माण और दूसरे औद्योगिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाने लगा था। हालांकि कृषि विस्तार, लकड़ी की कटाई और दूसरे मानवीय गतिविधियों के कारण बड़े पैमाने पर हो रहे वनों की कटाई ने इन संसाधनों की लंबी अवधि की स्थिरता के बारे में चिंताएं पैदा कर दी थी। जंगलों का ह्रास न केवल एक आर्थिक खतरा माना जा रहा था, बल्कि एक पारिस्थितिक खतरा भी माना जा रहा था, जिससे मिट्टी का कटाव, पानी की कमी और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती थीं। ब्रैंडिस को, जो बॉटनी और फॉरेस्ट्री में माहिर थे, भारत के जंगलों की स्थिति का आकलन करने और उनके वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए एक प्रणाली विकसित करने का काम सौंपा गया था। 1856 में बर्मा के पेगू में वनों के अधीक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति ने भारतीय वानिकी में उनके लंबे और प्रभावशाली करियर की शुरुआत की। उनके शुरुआती ऑब्जर्वेशंस और रिपोर्टों ने संरक्षण उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने वन प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की वकालत की, जो लकड़ी की कटाई की आवश्यकता को जंगलों की पारिस्थितिक अखंडता के संरक्षण की अनिवार्यता के साथ संतुलित करता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों में निहित यह दृष्टिकोण भारत में प्रोफेशनल वानिकी की आधारशिला बनेगा। औद्योगिक क्रांति ने विक्टोरियन इंग्लैंड में लकड़ी की एक अतृप्त मांग को हवा दी। इस समय के दौरान लकड़ी न केवल एक निर्माण सामग्री थी, बल्कि यह औद्योगिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण घटक भी बन गई थी। जहाज निर्माण, फर्नीचर बनाने और अन्य उद्योग लकड़ी की निरंतर आपूर्ति पर बहुत अधिक निर्भर थे, और इन उद्योगों की बढ़ती आवश्यकताओं ने लकड़ी की मांग को और बढ़ा दिया, और भारत अपने विशाल और विविध जंगलों के साथ इस मूल्यवान वस्तु के लिए एक प्रमुख स्रोत बन गया। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने भारतीय जंगलों की अपार संपदा को पहचान लिया और इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। सागौन, साल, देवदार और लकड़ी की अन्य बेशकीमती प्रजातियों के पेड़ों को साम्राज्य की मांगों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में काटा गया। इन पेड़ों की लकड़ी को न केवल इंग्लैंड में बल्कि अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भी भेजा गया। रेलवे का निर्माण, ब्रिटिश औपनिवेशिक बुनियादी ढांचे का एक अनिवार्य घटक, लकड़ी की निकासी की गति को और तेज करता है। रेलवे ने न केवल परिवहन को आसान बनाया, बल्कि लकड़ी के परिवहन को भी अधिक कुशल बना दिया। हजारों मील रेलवे पटरियों के लिए भारी मात्रा में लकड़ी के स्लीपरों की आवश्यकता थी, और इन स्लीपरों की आपूर्ति के लिए जंगलों को बड़े पैमाने पर काटा गया, जिससे रेलवे लाइनों के करीब के जंगलों की सफाई हुई। यह सफाई न केवल रेलवे निर्माण के लिए आवश्यक थी, बल्कि इससे ब्रिटिश साम्राज्य की अन्य आवश्यकताओं के लिए भी लकड़ी की आपूर्ति सुनिश्चित हुई। लकड़ी की इस बढ़ती भूख का भारत के जंगलों के लिए गहरा परिणाम हुआ। जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ दिया और वन्य जीवों के आवास को भी खतरे में डाल दिया। जबकि ब्रिटिश प्रशासन के भीतर कुछ लोगों ने टिकाऊ वानिकी पद्धतियों की आवश्यकता को पहचाना, लेकिन उनके प्रयास अक्सर नाकाफी साबित हुए। लेकिन त्वरित लाभ के लालच ने अक्सर संरक्षण संबंधी चिंताओं पर पानी फेर दिया। इस लालच ने वन संसाधनों के अनियमित और अस्थिर दोहन को बढ़ावा दिया। अनियमित लॉगिंग और अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन मेथड्स,
बड़े पैमाने पर हो गए, जिससे वन पारिस्थितिक तंत्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया। इन विधियों ने न केवल जंगलों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि मिट्टी के कटाव और जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ावा दिया, जिससे वन पारिस्थितिक तंत्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया। वन्य जीवों की प्रजातियों की संख्या में कमी आई और कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। जंगलों के घटने का स्थानीय समुदायों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जो अपनी आजीविका के लिए उन पर निर्भर थे। इन समुदायों के लिए जंगल जीवन का एक अभिन्न हिस्सा थे, जो अपनी आजीविका के लिए उन पर निर्भर थे। जंगलों के घटने से उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उन्हें अपने पारंपरिक जीवन शैली को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वन्यवासी समुदाय, जो लंबे समय से भोजन, ईंधन, चारा और अन्य आवश्यक संसाधनों के लिए जंगलों पर निर्भर थे, ने वाणिज्यिक वानिकी कार्यों के अतिक्रमण से अपने पारंपरिक जीवन शैली को बाधित पाया। इन समुदायों के लिए जंगल केवल संसाधनों का स्रोत नहीं थे, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का भी हिस्सा थे। ने वाणिज्यिक वानिकी कार्यों के अतिक्रमण से अपने पारंपरिक जीवन शैली को बाधित पाया। इस अतिक्रमण ने न केवल उनकी आजीविका को प्रभावित किया, बल्कि उनकी सांस्कृतिक धरोहर को भी खतरे में डाल दिया। भाग 4, जंगलों की सुरक्षा। भारतीय वन सेवा का जन्म। आर्थिक और पारिस्थितिक दोनों कारणों से जंगलों के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण 1867 में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। ये एक ऐसा समय था जब जंगलों के महत्व को न केवल संसाधनों के स्रोत के रूप में, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी पहचाना जाने लगा। इसने भारत में प्रोफेशनल वानिकी के संस्थागतकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह संस्थागतकरण न केवल वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए था, बल्कि वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए भी था। IFS को भारत के जंगलों के प्रबंधन और संरक्षण का काम सौंपा गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की पारिस्थितिक अखंडता की रक्षा करते हुए लकड़ी की एक स्थायी आपूर्ति हो। इसके अलावा IFS ने वन्य जीवों के आवासों की सुरक्षा और जैव विविधता के संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस सेवा ने भारत और विदेशों दोनों जगह से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित किया, जिनमें से कई को वैज्ञानिक वानिकी के सिद्धांतों में प्रशिक्षित किया गया था। इन प्रशिक्षित अधिकारियों ने आधुनिक वन प्रबंधन तकनीकों को अपनाया और उन्हें भारतीय संदर्भ में लागू किया। IFS और इसकी शुरुआती नीतियों को आकार देने में डीट्रिक ब्रैंडिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रैंडिस, जिन्हें भारतीय वानिकी का जनक माना जाता है, ने वन प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नींव रखी। उनका मानना था कि वन प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, जो टिकाऊ उत्पादन, वनीकरण और जैव विविधता के संरक्षण पर जोर दे। उन्होंने वन संसाधनों के दीर्घकालिक उपयोग के लिए योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। उनके नेतृत्व में IFS ने वन संरक्षण उपायों को लागू करना शुरू किया, जिसमें वन सीमाओं का सीमांकन, लकड़ी की निकासी का विनियमन और वन भंडार की स्थापना शामिल है। इन उपायों ने जंगलों के अंधाधुंध दोहन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। IFS के निर्माण ने भारत में वन प्रबंधन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसने वन प्रबंधन को एक पेशेवर और संगठित रूप दिया, जिससे जंगलों की सुरक्षा और संरक्षण में सुधार हुआ। इसने ADHOC और अक्सर शोषणकारी प्रथाओं से एक अधिक संगठित और संरक्षण उन्मुख दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत दिया। ये बदलाव न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी। हालांकि इन नई नीतियों के कार्यान्वयन में चुनौतियां नहीं होंगी, क्योंकि औपनिवेशिक राज्य, स्थानीय समुदायों और पर्यावरण के हित अक्सर संघर्ष में आते थे। इन संघर्षों को सुलझाने के लिए IFS को लगातार प्रयास करने पड़े, जिससे वन प्रबंधन नीतियों में सुधार हुआ और उन्हें अधिक समावेशी बनाया गया। भाग 5, 1866 का भारतीय वन अधिनियम, एक महत्वपूर्ण मोड़। 1866 का भारतीय वन अधिनियम भारत में वन प्रबंधन के इतिहास में कानून के एक ऐतिहासिक टुकड़े के रूप में खड़ा है। यह अधिनियम न केवल कानूनी ढांचे का निर्माण करता है, बल्कि यह उस समय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को भी दर्शाता है। भारतीय वन सेवा की स्थापना के ठीक एक साल बाद अधिनियमित इस अधिनियम ने पूरे उपमहाद्वीप में वनों के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया। यह अधिनियम वन संसाधनों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक वह शक्ति थी जो उसने सरकार को पेड़ों से आच्छादित किसी भी भूमि को वन घोषित करने के लिए निहित की थी।
प्रभावी रूप से इसे राज्य के नियंत्रण में लाया गया। इसने सरकार को वनों के संरक्षण और प्रबंधन में एक प्रमुख भूमिका निभाने की अनुमति दी। इसका वन निवासी समुदायों के लिए दूरगामी परिणाम हुए, जिन्होंने लंबे समय से वन संसाधनों पर पारंपरिक अधिकारों का आनंद लिया था। इन समुदायों के लिए यह अधिनियम उनके जीवन और आजीविका पर एक बड़ा प्रभाव डालने वाला था। इस अधिनियम ने लकड़ी और अन्य वन उत्पादों की निकासी के लिए परमिट और लाइसेंस की एक प्रणाली भी शुरू की, जिसका उद्देश्य वन संसाधनों के उपयोग को विनियमित और नियंत्रित करना था। यह प्रणाली वन संसाधनों के अनियंत्रित दोहन को रोकने के लिए बनाई गई थी, जबकि इन उपायों का उद्देश्य वनों की कटाई पर अंकुश लगाना और टिकाऊ वानिकी पद्धतियों को बढ़ावा देना था। उन्होंने स्थानीय समुदायों की पारंपरिक प्रथाओं पर भी सीमाएं लगा दी। यह अधिनियम वन संसाधनों के संरक्षण के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास था। 1861 का भारतीय वन अधिनियम भारत में राज्य और वनों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने वन प्रबंधन में सरकार की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और वन संसाधनों के संरक्षण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया। इसने सरकार को वनों के अंतिम संरक्षक के रूप में स्थापित किया, जिसमें उनके उपयोग को विनियमित करने और उन लोगों के अधिकारों को परिभाषित करने की शक्ति थी जो उनके भीतर और आसपास रहते थे। यह अधिनियम वन संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। यह अधिनियम, जबकि संरक्षण के उद्देश्य से वन अधिकारों और संसाधनों तक पहुंच को लेकर भविष्य के संघर्षों के लिए आधार तैयार किया। इसने वन संसाधनों के उपयोग और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दे भी उत्पन्न हुए। अभी के लिए ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं और आगे चैप्टर समझने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए। और अगर आपको कोई अध्याय समझ में आया तो कमेंट करें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें